नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल AL क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारी हिंदी व्याकरण के ऊपर 3 कक्षाएं हो चुकी है। आज चौथे नंबर की कक्षा है और इसमें आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम होगा संधि। क्योंकि संधि विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से ही आप शुद्ध वर्तनी अगर सीखोगे तो संधि से सीखोगे। और देखिएगा विद्यार्थियों, ना केवल आप ये सोचे कि सिर्फ ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक्स ये केवल एसएससी जीडी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम संधि है और आपके सामने लिखा हुआ है। अब कई बार हम संधि लिखते हैं विद्यार्थियों, तो आधे विद्यार्थी तो इस संधि को इस टाइप से लिखते हैं, ये आधा ने लिख देते हैं संधि। तो संधि जो शब्द लिखा हुआ है ये दोनों प्रकार से ठीक है। अगर आप आधा ने लिखते हुए संधि लिखते हैं तो भी राइट है, और अगर ये अनुस्वार का चिन्ह लगाते हुए लिखते हैं तो भी सही है। और इस संधि शब्द का अगर हम टुकड़े करते हैं, इसका खंड करते हैं, तो इसका खंड होता है समधन धी। क्या होता है? समधन धी होता है। और ये खुद एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका है व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे उस समय इस संधि शब्द को हम लिखेंगे। तो आगे देखिएगा विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने बात की है कि संधि की परिभाषा क्या होती है। देखो विद्यार्थियों, ये जो संधि टॉपिक है ये वर्ण स्तर के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि वर्ण आपको आना चाहिए। वर्ण यानी कि हिंदी भाषा की जो लघुतम सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और विद्यार्थियों, मैंने आपको वर्ण विचार टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर संधि को पढ़ रहे हैं तो संधि को पढ़ने से पहले जो 3 कक्षाएं हमारी आ चुकी है पहले आप उनको पढ़ना, फिर उसके बाद में अगर संधि पढ़ोगे तो आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि। विद्यार्थियों, 2 या 2 से अधिक वर्ण जो मिलते हैं और मिलने के कारण उनमें जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसी को ही संधि कहते हैं। वह ध्वनि विकार या परिवर्तन जो परस्पर 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो 2 प्रकार से इसकी परिभाषाएं लिखी हुई है। संधि शब्द का अगर अर्थ पूछे कि ये जो संधि शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो विद्यार्थियों इसका अर्थ होता है मेल, मिलाप, मिलन या समझौता। तो संधि शब्द का अर्थ पूछा जाए मेल, मिलाप, मिलन या समझौता होता है। इसी प्रकार जो संधि शब्द है इसके टुकड़े अभी मैंने करके बताए, सम, धन, धी होते हैं। इसका संधि विच्छेद और व्यंजन संधि का उदाहरण है, यहाँ यही बात लिखी हुई है। संधि शब्द का विलोम शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो विद्यार्थियों, संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है। और इसी प्रकार जैसे समास शब्द है तो उसका विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है। देखिए याद रखना, संधि का जो विलोम शब्द है वो तो होता है विग्रह, और समास का विलोम शब्द होता है वो होता है क्या? व्यास होता है। देखिएगा, अगर जैसे हमने जैसे एक शब्द है रमेश, क्या शब्द है? रमेश शब्द है। रमेश शब्द का अगर खंड किया हमने, रमेश शब्द का अगर टुकड़ा किया, रमेश प्लस एक मिनट, क्या थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए, रमेश शब्द का टुकड़ा होता है रमाधन ईश। क्या होता है? रमाधन ईश। तो ये जो खंड वाला पार्ट है इसको तो बोलते हैं विच्छेद, इसको तो क्या बोलते हैं? विच्छेद कहते हैं। और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं संधि युक्त शब्द है। क्या बोलते हैं इसको? संधि युक्त शब्द। तो संधि तो है रमेश और रमाधन ईश हो रहा है, ये संधि विच्छेद है। अब आपसे पूछा जाए कि संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो हम बता देते हैं विच्छेद। नहीं, संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विग्रह होगा। क्या होगा? विग्रह होगा। और जिस प्रकार जैसे रसोई घर शब्द है, एक शब्द क्या है? रसोई घर। तो रसोई घर शब्द का विग्रह करेंगे तब क्या होगा? रसोई के लिए घर। क्या होगा? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। तो विद्यार्थियों, ये वाला रूप है, ये कहलाता है विग्रह। ये क्या कहलाता है? विग्रह। ये समास टॉपिक में पढ़ते हैं। और रसोई घर क्या कहलाता है? समास। क्या कहलाता है? समास। लेकिन जब अगर इनके विलोम शब्द की बात आ जाए, तो अगर देखिए आपसे पूछा जाए कि संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो संधि शब्द का विलोम शब्द विच्छेद नहीं बताकर क्या बताना आपको? विग्रह बताना है। और समास शब्द का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो समास का विलोम शब्द क्या होगा विद्यार्थियों? व्यास। क्या होगा? व्यास। देखिए
संधि का खंड करने की रीति को तो कहते हैं विच्छेद। क्या कहते हैं? विच्छेद। और संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह। और इसी प्रकार जो समास का फैला हुआ रूप है वो कहलाता है विग्रह। क्या कहलाता है? विग्रह। लेकिन समास का विलोम शब्द क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, देखो विद्यार्थियों, संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है। और समास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है। यहां तक हमने चर्चा कर ली थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, जहां दो या दो से अधिक वर्णों का मेल तो होता है, लेकिन मेल होने के बाद में यदि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उनको संधि नहीं कहकर संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग। तो विद्यार्थियों, संधि शब्द और संयोग में अंतर है। देखिएगा, जो संधि शब्द है, संधि में विकार होना जरूरी। देखो, वर्ण तो यहां पर भी वर्णों में मेल हो रहा है, इसमें भी वर्णों का मेल होता है, इसमें भी वर्णों का मेल होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इसमें परिवर्तन होना जरूरी है, विकार होना जरूरी है, और इसमें विकार नहीं होता है। यहां पर विकार नहीं होता। जो वर्ण मिलते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। तो जहां विकार नहीं होता वर्ण मिलने के बाद में, तो वो संयोग है। और अगर विकार हो रहा है तो वो संधि है। तो जिस प्रकार देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे देश प्लस अटन, तो शब्द बना देशाटन। तो यहां पर किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसलिए यहां पर देखिए, नहीं यहां पर विकार हुआ, सॉरी, तो यहां पर संधि का उदाहरण होगा। लेकिन देश प्लस प्रेम, देश प्रेम, यहां पर विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, इसलिए ये संयोग है। जिस प्रकार समधन आचार समाचार शब्द बन रहा है, तो विद्यार्थियों यहां पर ये भी संयोग का उदाहरण है। ये भी किसका उदाहरण है? संयोग का उदाहरण है। अन्न धन उपयोगी, तो ये भी संयोग का उदाहरण है। किसका है? संयोग का है। विधन सर्ग, ये भी संयोग का उदाहरण है। प्रागधन कथन, ये भी किसका है विद्यार्थियों? ये भी संयोग का ही उदाहरण है। तो संयोग और संधि में थोड़ा अंतर है। आगे देखते हैं। बात करें, जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व में रखना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि युक्त शब्दों को पहली वाली अवस्था में अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं संधि विच्छेद। विद्यार्थियों, ज्यादा इतना कठिन है नहीं, ये नॉर्मल बात है। जैसे अभी हमने एक शब्द लिखा था रमेश, तो रमेश वाला जो शब्द है इसको तो हम कहेंगे संधि। क्या कहेंगे? इसको तो संधि कहेंगे। और जो इसका फैला हुआ रूप रहता है, जैसे रमा धन ईश, रमा प्लस भी बोल सकते हैं आप, धन भी बोल सकते हैं, तो रमा प्लस ईश, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं संधि विच्छेद। देखो, संधि में तीन प्रकार से विकार होता है, तीन प्रकार से परिवर्तन होता है। ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं? दो वर्ण मिलकर एक हो जाते हैं। एक तो कैसे परिवर्तन होता है? दो वर्ण मिलते हैं और एक हो जाते हैं। जैसे देव प्लस आले, इसमें देव में एम ए छुपा हुआ है और यहां पर आ छुपा हुआ है। आ तो सीधा सीधा ही दिख रहा है, तो ए आ, तो दो वर्ण मिले हैं और क्या बना दिया? आ बना दिया। तो इस प्रकार से चेंज होता है, देव प्लस आले, देवालय शब्द बना। और एक दूसरा और किस प्रकार से इसमें विकार आता है, किस प्रकार से परिवर्तन आता है? तो दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब दो वर्ण मिलते हैं और किसी तीसरे का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे को प्लस अन, तो विद्यार्थियों यहां पर तो ओ छुपा हुआ है और यहां पर ए, तो और ए दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? औ। जिस प्रकार ये बन गया, जैसे हम पढ़ेंगे वहां पर जो अयादी स्वर संधि होगी वहां पर देखेंगे। और एक तीसरा और कौन सी टाइप से इसमें विकार होता है? दोनों में से किसी एक रूपांतरित हो जाता है और दूसरा मूल में ही रहता है। मतलब दो जो होते हैं उनमें से एक में चेंज होता है, दूसरे में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं होता। जैसे प्रति प्लस एक, तो यहां जो तय में ई छुपा हुआ है इसका क्या बन गया? ये बन गया। बाकी और में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे प्रत्येक शब्द है तो इसमें ई और ए मिलके क्या बन गया? ये बन गया। विद्यार्थियों आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संधि के भेद। अगर आपसे पूछा जाए तो संधि के भेद कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हालांकि स्वर संधि के 5 उपभेद भी होते हैं, स्वर संधि के 5 और उपभेद होते हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं हम संधि के मुख्य रूप से भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो 3 प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखो, स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि स्वर में कोई स्वर मिलता हो और स्वर में ही कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन में स्वर या व्यंजन के मिलने से व्यंजन में जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? यदि विसर्ग में, देखो विसर्ग का चिन्ह ऐसा होता है, इस विसर्ग में या तो स्वर मिल जाए
या व्यंजन मिल जाए, और स्वर या व्यंजन के मिलने के वजह से इस विसर्ग में जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों, अब एक एक संधि को पढ़ेंगे हम। पहले स्वर संधि पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि कहते किसे, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है परिभाषा। सबसे पहले दो स्वरों के मेल से स्वरों में होने वाले परिवर्तन यानी कि विकार को ही क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो विद्यार्थियों, स्वर संधि पढ़ने से पहले आपको स्वर के बारे में अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, हिंदी में जो देवनागरी लिपि है उसमें स्वरों की संख्या मानी गई है 11, और ये 11 स्वर कौन कौन से होते हैं देखिएगा विद्यार्थियों, मिटा देता हूं। देखिएगा, एक तो ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं और इनकी मात्राओं के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। लेकिन इसमें एक और स्वर यूज लेते हैं, उसका नाम है दीर्घ री स्वर, जिसकी मात्रा इस टाइप से होती है। ठीक है, ऐसी मात्रा होती है, डबल सी की तरह होती है, तो उसको दीर्घ संधि में काम लेंगे हम। ठीक है ना। तो देखिए, स्वर जो संधि है, इसमें जो स्वर शब्द आया है, अगर इसके टुकड़े करते हैं तो इसके टुकड़े होते हैं सु, धन, अर, और ये खुद किसका उदाहरण है? यण स्वर संधि का उदाहरण है। और इस स्वर में होता क्या है विद्यार्थियों, प्लस के पहले भी स्वर होता है और प्लस के बाद में भी स्वर होता है, लेकिन प्लस के पहले ज्यादातर मात्राएं होती है। क्या होती है? पहले मात्रा होती है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। कौन कौन से हैं? यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। अब विद्यार्थियों, हमने पढ़ते आए हैं कि 5 होते हैं, लेकिन हमने इस प्रकार से क्रम नहीं पढ़ा। हमने बचपन से इस टाइप से क्रम पढ़ा है कि पहले दीर्घ आती है, फिर गुण स्वर संधि पढ़ते हैं हम, फिर वृद्धि स्वर संधि पढ़ते हैं, फिर यण पढ़ते हैं और फिर अयादि पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूंगा आपको, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? यण स्वर संधि है। लेकिन हम जैसे शुरू से पढ़ते हैं दीर्घ, दीर्घ के बाद में गुण पढ़ते हैं, गुण के बाद में वृद्धि पढ़ते हैं, वृद्धि के बाद में यण और अयादि पढ़ते हैं, तो हमें दीर्घ संधि तो बहुत सरल लगने लग गई, लेकिन हम गलती करते हैं यण संधि और अयादि संधि नहीं पढ़कर, और यण और अयादि से ही बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इन 5 में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो यण स्वर संधि इंपॉर्टेंट है, दूसरी एक गुण स्वर संधि इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद में आता है अयादि स्वर संधि। ये 3 इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखो, एक जो विषय में अगर कोई भी टॉपिक दिया रहता है वो अपने आप में पूरा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी अगर इनमें से भी हम पढ़ना चाहे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आगे देखते हैं, एक एक को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपके सामने दे रखी है यण स्वर संधि। तो विद्यार्थियों, जो संधि टॉपिक है इसमें आपको नियम याद करने होते हैं और फिर उसके बाद में जो उदाहरण है उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो देखिए, जो नियम दे रखे हैं आपके सामने, यण स्वर संधि के नियम दे रखे हैं। यदि देखिए नियम क्या है कि ई या ई के बाद में ई के अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर व हो जाता है, और वो भी कैसा? हलंत वाला। मतलब ई स्वर के बाद में ई नहीं आना चाहिए, बाकी ई के अलावा कोई सा उ हो, चाहे ए आ हो, ए आई हो, कुछ भी हो, तो ई का क्या हो जाता है? वह हो जाता है। नियम याद रखना, एक नियम तो ये इसका। इसका दूसरा नियम यह है यण स्वर संधि का, उ या उ स्वर के बाद में यदि उ के अलावा कोई सा भी भिन्न स्वर आ जाता है तो उ के स्थान पे क्या हो जाता है? वह हो जाता है। क्या हो जाता है? वह हो जाता है, लेकिन वो भी हलंत वाला। इसी प्रकार री स्वर के बाद में यदि री स्वर नहीं आकर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो री के स्थान पे हो जाता है र। क्या हो जाता है? र, वो भी कैसा? हलंत वाला। तो विद्यार्थियों, जो यण स्वर संधि है उसमें आपके देखिए ई का तो क्या बनेगा? वह बनेगा, वो भी हलंत वाला। उ के स्थान पे क्या बन जाता है? एक मिनट विद्यार्थियों, ई का यहां पर ये बनेगा, ये बाय चांस गलती से लिखा गया, इसको थोड़ा काट लेना आप। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर क्या बनेगा? ये बनेगा, गलती से बोल दिया, इसको ध्यान रखना। तो ई की जगह पर क्या बनता है? ये बनता है, और
ऊ के स्थान पे क्या बनता है वह, और री की जगह पर क्या बनता है रह। ये वह नहीं बनेगा ना, थोड़ा इसका ध्यान रखना। आगे देखिए, कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपके सामने, और मैंने सबसे ज्यादा कोशिश यही की है कि नियम लिखाने के बाद में विद्यार्थियों मैं ज्यादा से ज्यादा आपको उदाहरण दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करा सकूं। फिर उसके बाद में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आएंगे उस पर तो हम चर्चा करेंगे। तो पहला उदाहरण आपके सामने क्या दे रखा है साथियों, अभिधन उदय। क्या दे रखा है, अभिधन उदय, अभिधन उदय। तो देखिए भय में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, ई स्वर छुपा हुआ है। कौन सा छुपा हुआ है, ई। तो भय कैसा बच जाएगा यहाँ पर, हलंत वाला, और ए तो वैसा का वैसा ही है, और बाद में क्या आ रहा है, उदय। तो ई के बाद में ई तो नहीं आ रहा ना, कोई भिन्न स्वर ही आ रहा है, तो ई की जगह पर क्या बन जाएगा, ये बनेगा। क्या बनेगा, ये, वो भी कैसा, हलंत वाला। जोड़ते हैं, ए भय तो आधा वैसा का वैसा ही है, और ये भी कैसा आपके पास, हलंत वाला। यदि इसमें यू जोड़ दिया तो यू हो जाएगा, और द ये। इसी प्रकार देखिए अगर ये में हम आधा भय जोड़ते हैं तो बन जाता है अभ्युदय शब्द। क्या बन जाता है, अभ्युदय शब्द बन जाता है। तो अभि प्लस उदय का क्या बनेगा, अभ्युदय शब्द बनेगा। अभि प्लस उत्थान का बनेगा अभ्युत्थान, और अभि प्लस अर्थना अभ्यर्थना, और परि प्लस आय, परि प्लस आय। इसको मैं समझा देता हूं आपके सामने। परि प्लस आय को अलग से ले लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, परि प्लस आय शब्द बन गया पर्याय। क्या बन गया, पर्याय। अच्छी बात, आपको आता है, लेकिन पर्याय बना कैसे वो बता देता हूं। र में कौन सा स्वर छुपा हुआ विद्यार्थियों, तो इसमें छुपा हुआ छोटा ई। तो र कैसा बच जाएगा, हलंत वाला। पै तो वैसा का वैसा ही बच रहा है, और बाद में क्या आ रहा है, आ ये। ठीक है, अब देखो ई के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है, तो ई का क्या बनेगा, ये बनेगा। यण संधि का इसमें पहला नियम काम कर रहा है, तो ध्यान देना। प तो वैसा का वैसा ही है, र अलंत वाला है आपके पास, और ये कैसा है, अलंत वाला। अगर इसमें हमने आ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, या, और पीछे क्या बचा, ये। विद्यार्थियों आधा र होता है या हलंत वाला र होता है, वो आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। तो देखिए प ये के ऊपर चला जाएगा, और शब्द बन जाएगा पर्याय। तो पर्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, परि प्लस आय होता है। तो ये आपके सामने मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखो विद्यार्थियों, सखी धन आदेश का क्या बनेगा, सख्यादेश, और नदी धन उत्तर का क्या बनेगा, नद्युत्तर शब्द बनेगा, और राशि प्लस अंतर का क्या बनेगा, राश्यंतर शब्द बनेगा। वी प्लस आपक का क्या बनेगा, व्यापक बनेगा। इसी प्रकार प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यर्पण शब्द होता है, प्रत्यार्पण नहीं होता। प्रति प्लस अर्पण का क्या होगा, प्रत्यर्पण। और इसी प्रकार नारी प्लस आदेश का नार्यादेश बनता है, और नार्यादेश को आप दो टाइप से लिख सकते हैं, या हलंत वाला लगाकर भी आप लिख सकते हैं, या फिर हलंत वाले रह को आगे वाले वर्ण के ऊपर ले जाकर भी लिख सकते हैं। मही प्लस आधार, महियाधार बनेगा। जाति प्लस अभिमान, जात्यभिमान बनेगा। आपकी शब्द शुद्धि भी यहां से सुधरेगी। आगे देखो विद्यार्थियों, नेक्स्ट है, ये सारे यण स्वर संधि के हैं, और ज्यादातर पहले वो उदाहरण लिए जो ई के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, तो ई के स्थान पे ये हो जाता है। देखिएगा, अभि प्लस अंतर, अभि प्लस अंतर का क्या बनेगा, अभ्यंतर शब्द बनेगा। वी प्लस उहु, देखिए इसको समझा देता हूं। देखिए शब्द है वी धन उह है, तो वी में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, ई छोटा, तो वह कैसा बच गया, हलंत वाला, और बाद में क्या आ रहा है, ऊ है। तो विद्यार्थियों ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये, तो वह कैसा आपके पास, हलंत वाला। ये में अगर बड़ा ऊ जोड़ा तो यू हो जाएगा, और पीछे क्या बचा है, तो व्यू। तो आधा वह को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, व्यू है। क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। वी प्लस अक्त का क्या होगा, व्यक्त होगा, और वी धन आप्त का क्या होगा, व्याप्त। क्या होगा, व्याप्त। इसी प्रकार वी धन आघात का क्या हो जाएगा, व्याघात, और अति धन अल्प, अत्यल्प शब्द बनेगा, और परि प्लस आवरण, पर्यावरण बनेगा। एक इसको इंपोर्टेंट कर लेना आप, ठीक है। निधन अस्त का क्या बनेगा, नेस्त, और नेस्त का जो अर्थ होता है वो होता है चिन्ह। विधन अक्ति का क्या बनेगा, व्यक्ति। दो बार आ गया, शायद अक्त आया था वहां पर। विधन अक्त का तो होता है व्यक्त, और विधन अक्ति का क्या होता है, व्यक्ति। विधन असन का क्या होता है, व्यसन। क्या होता है, व्यसन। और विधन आकरण का क्या होता है, व्याकरण।
तो ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट कर लेना आप, एक तो परिधन आवरण और विधन आकरण व्याकरण, क्योंकि हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो कम से कम इसकी हमें, जैसे हिंदी है, चाहे व्याकरण है, संधि है, विच्छेद है, व्यंजन है, स्वर है, इनका संधि विच्छेद तो आना ही चाहिए और कौन सी संधि हो रही है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार शब्द आ रहा विधन आकुल, तो व्याकुल, ठीक है। निधन आय का क्या बनेगा, न्याय, यण संधि का नियम काम कर रहा है इसमें भी। विधन अय वे शब्द बनेगा और विधन आख्यान व्याख्यान शब्द बनेगा। इसी प्रकार विधन आस व्यास बनेगा, अभिधन आगत अभ्यागत शब्द बनेगा और निधन ऊन न्यून शब्द बनेगा और विधन अर्थ का क्या बनेगा, व्यर्थ शब्द बनेगा और विधन अभिचार का व्यभिचार बनेगा। विधन आख्या का क्या बनेगा, व्याख्या शब्द बनेगा। इसी प्रकार विधन आपक का क्या बनेगा, व्यापक शब्द बनेगा और विधन आयाम का क्या बनेगा, व्यायाम बनेगा। विद्यार्थियों मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, आप चाहें तो इनको एक एक बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम में एक भी पर्सन बाहर नहीं जाना चाहिए अगर संधि से कोई पर्सन आता है तो। आगे देखते हैं। देखो विद्यार्थियों, विधन आपत्ति, क्या विधन आपत्ति, आप एक नोट डाल लीजिए। नोट यह है कि पहली बात तो एक शब्द में एक से अधिक संधियां हो सकती है। एक जो शब्द होता है उसमें कोई जरूर नहीं कि एक ही संधि का नियम काम करे, एक से अधिक संधियां हो सकती है। दूसरा नोट आप ये डालें कि प्रत्येक शब्द में संधि नहीं होती। आप कोई सा भी शब्द लेके आ जाओ कि सर इसमें संधि बताओ, ऐसा संभव नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखना उस चीज का। अतिधन आवश्यक शब्द बनता है अत्यावश्यक। इसी प्रकार अतिधन उत्तम का क्या बनेगा, अत्युत्तम बनेगा। लेकिन विद्यार्थियों जो अगर हम इस उत्तम शब्द की बात करें तो इस उत्तम शब्द में अलग से संधि हो रही है और इसमें कौन संधि हो रही है, उदधन तम, ये व्यंजन संधि हो रही है। यहां पर कौन सी हो रही है, व्यंजन संधि हो रही है। लेकिन जब हमने उत्तम में अति उपसर्ग जोड़ा है तब इसमें जो संधि हुई है वो कौन सी हुई है, यण संधि हुई है अत्युत्तम। इसमें संधि का पहला नियम काम कर रहा है। अधिधन अक्षर अध्यक्षर शब्द बनता है, अधिधन आपक का अध्यापक शब्द बनता है, अधिधन आय का अध्याय बनता है। विद्यार्थियों मैं आपको बता रहा हूं, जो आप वीडियो देख लेंगे, हमारा वीडियो देखने के बाद में जो आपको इस पीपीटी की पीडीएफ मिलेगी उसको अच्छी तरह से रीड करना। कोशिश कर रहे हैं, जैसे माना कि अभी वीडियो में कोई शब्द आपको सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है तो वो आपको उस पीडीएफ में आराम से दिखाई देगा। अधिधन आदेश का जो शब्द बनता है अध्यादेश बनता है, लेकिन जब आदेश शब्द के भी हम टुकड़े करते हैं तो आधन देश, तो यहां पर संयोग हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, संयोग, यहां संधि नहीं हो रही है, यहां केवल संयोग हो रहा है। और इसमें आ जो उपसर्ग है उसमें देश शब्द को जोड़ दिया तो शब्द बनता है आदेश, और आदेश में यदि अधि उपसर्ग को जोड़ा है तो शब्द बन जाता है अध्यादेश। और अधिधन आदेश जो यहां पर जो संधि काम कर रही है वो ई के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो यण संधि के नियमों के अनुसार यह हो जाता है। ठीक है, अधिधन आत्म का अध्यात्म शब्द बनता है। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों, अधिधन आय जो शब्द है उसका बनेगा अध्याय और अधिधन आदेश, ये वापस रिपीट हो गया ये उदाहरण। अधिधन आत्म का अध्यात्म बनता है और अधिधन आत्मिक का जो शब्द बनता है वो आध्यात्मिक बनता है। अधिधन उड़ा अध्युड़ा शब्द बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ये पूछा जा चुका है विद्यार्थियों। प्रतिधन अक्षी, तो इसका बनता है प्रत्यक्ष, कई किताबों में आपको इसका प्रतिधन अक्ष भी मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रतिधन अक्ष। विद्यार्थियों ये बात ठीक है कि संधि और समास में अक्षी का अक्ष हो जाता है, लेकिन यहां जब विच्छेद करेंगे जब हम अक्षी लिखेंगे अक्ष नहीं लिखेंगे। प्रति का मतलब यहां पे लिया गया, अगर इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको प्रतिधन अक्षी, क्या लिखेंगे इसको, प्रतिधन अक्षी। अक्षी का मतलब होता है आंख, क्या होता है, आंख होता है। और प्रति का मतलब यहां पे लिया गया सामने से। विद्यार्थियों जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, जिन शब्द या शब्दांश के साथ वो जुड़ते हैं उन्हीं के अनुसार उनका अर्थ चेंज हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ प्रति का जो अर्थ लिया गया वो सामने से लिया गया। किससे लिया गया, सामने से। और अक्षी मतलब आंख, जो आंखों के सामने होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रति प्लस अंग प्रत्यंग बोलते हैं। प्रतिधन उह का जो शब्द बनता है वो प्रतिहु शब्द बनता है। और प्रतिधन एक का क्या बनता है, प्रत्येक शब्द बनता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। प्रतिधन उत्तर का जो बनता है प्रत्युत्तर शब्द बनेगा और प्रतिधन उपकार का जो बनेगा वो प्रत्युपकार शब्द बनेगा। आगे देखो विद्यार्थियों, प्रतिधन आसी,
प्रतिधन आसी जो शब्द है उसका संधि युक्त शब्द क्या बनेगा? प्रत्याशी। यण संधि का नियम काम कर रहा है। और प्रतिधन आशित का क्या बनेगा? प्रत्याशित। और प्रतिधन आवर्तन का क्या बनेगा? प्रत्यावर्तन। देखिए विद्यार्थियों, प्रतिधन आभूति जो शब्द बनता है यण संधि के अनुसार क्या बनता है? प्रत्याभूति शब्द बनता है। विद्यार्थी यदि आपके कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा कि सर ये प्रतिधन आभूति का प्रत्याभूति शब्द कैसे बना, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करना, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। तो देखिए प्रतिधन आभूति का प्रत्याभूति शब्द बना। प्रत्याभूति का जो अर्थ होता है वो होता है गारंटी। क्या होता है? गारंटी। प्रत्याभूति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गारंटी होता है। आभूति शब्द का अगर टुकड़े करते हैं तो आधन भूति। क्या होता है? आधन भूति। लेकिन आभूति शब्द का जो टुकड़े हुए हैं आधन भूति, यहां पर किसी प्रकार का कोई संधि नियम काम नहीं कर रहा है। इसी प्रकार प्रतिधन आरोपण का जो शब्द बनता है वो प्रत्यारोपण बनता है। और आरोपण का भी अगर टुकड़े करते हैं तो आधन रोपण। ये संधि नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है, यहाँ केवल संयोग हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? संयोग। लेकिन यहां पर संधि हो रही है। यहां पर तो क्या हो रही है? संधि नियम काम कर रहा है और यण संधि का नियम काम कर रहा है। प्रतिधन आशा। प्रतिधन आशा का क्या बनेगा? प्रत्याशा शब्द बनेगा। इसी प्रकार प्रतिधन अय, इसका क्या बनेगा? प्रत्यय। जैसे हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक होता है, तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, यहां बना है प्रतिधन अय। अय का मतलब लिया गया आने से। किससे लिया गया? आना या आने से। और प्रति का मतलब लिया गया पीछे। किससे लिया गया? पीछे। तो विद्यार्थियों जो पीछे आता है उससे क्या कहते हैं? प्रत्यय। देखिए कई बार हमने प्रत्यय की डेफिनेशन पूछते हैं विद्यार्थियों से, तो विद्यार्थी कई बार इसमें अटक जाते हैं। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हुए पूछते हैं उस समय देखते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, प्रति शब्द जो प्रत्यय शब्द है उसका टुकड़ा करते हैं तो प्रतिधन अय। अय का मतलब होता है आना, और यहां प्रति का अर्थ लिया गया पीछे। तो अय से शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। प्रतिधन अपकार क्या बनेगा? प्रत्यपकार। प्रतिधन अभिज्ञ क्या बनेगा? प्रत्यभिज्ञ बनेगा। और प्रत्यभिज्ञ का जो अर्थ लिया गया वो किससे लिया गया? पहचान से लिया गया। किससे लिया गया विद्यार्थियों? पहचान से लिया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, संधि टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, तो कोशिश हम कर रहे हैं संधि टॉपिक को अलग अलग पार्ट में हम पढ़ेंगे। मतलब ज्यादा नहीं, 35-35 या 40-40 मिनट के हमारे वीडियो होंगे, और कोशिश करेंगे कम से कम क्लास में आपको अधिक से अधिक मैटर दिया जाए, अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दिए जाए जो एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए प्रतिधन अंतर, प्रत्यंतर शब्द बनेगा। और प्रतिधन आरोप का क्या बनेगा? प्रत्यारोप शब्द बनता है। अभिधन आस का जो बनता है शब्द वो क्या बनता है? अभ्यास बनता है। और अभिधन आगत का क्या बनेगा? अभ्यागत बनेगा। परिधन आवरण, ये वापस आ गया विद्यार्थी, ये वापस आ गया। परि प्लस अंत का क्या बनेगा? पर्यंत बनेगा। परि प्लस अटन, क्या शब्द आपके सामने? परिधन अटन। क्या है? परिधन अटन। तो र में कौन सा स्वर छुपा हुआ विद्यार्थियों? र में स्वर छुपा हुआ ई। तो र कैसा बच जाएगा? अलंत वाला। पै तो वैसा का वैसा ही है, और इधर आ रहा है अटन। विद्यार्थियों अटन जो शब्द है इसका अर्थ होता है घूमना। क्या होता है? अटन का मतलब होता है घूमना। तो देखिए इस ई का क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, तो शब्द बनेगा पै आधा र। ये में अगर ए जोड़ा तो ये पूरा हो जाएगा, और फिर ट न, पर्यटन। और आधा र आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है विद्यार्थियों, तो ये पर्यटन क्या बन जाता है? आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार परि प्लस अटक का क्या होता है? पर्यटक। विद्यार्थियों पर्यटन का मतलब तो होता है जो घूमना, या जो घूमते हैं उसको पर्यटन बोलते हैं। और पर्यटक जो होता है वो घूमने वाला। परि प्लस आप का बनता है पर्याप्त। अभिधन उदय का क्या बनता है? अभ्युदय शब्द बनता है। निधन आस का क्या बनता है? न्यास शब्द बनता है। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। कौन सा? ऊपरी धन उक्त। देखिए मार्केट में एक शब्द घूमता है और इस शब्द का नाम है उपरोक्त। क्या नाम है? उपरोक्त। तो आज से विद्यार्थियों एक गांठ बांध लीजिए, कुछ सीख के जाइए आज आप इस कक्षा से। उपरोक्त कोई शब्द ही नहीं है। कई बार हम जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, चाहे सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो भी, अधिकारी कर्मचारीगण सब अशुद्ध लिखते हैं। ज्यादातर 90% जो कार्यालय हैं उनमें ये शब्द गलत लिखा जाता है।
उपरोक्त कोई शब्द होता ही नहीं है, शब्द होता है उपर्युक्त शब्द होता है। यह शब्द होना चाहिए सब जगह, लेकिन हम शब्द यूज कौन सा लेते हैं? उपरोक्त, जो कि गलत है। जैसे कई बार एप्लीकेशन लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान फला फला जो भी है विषय, ये जो महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उपरोक्त नहीं होता, वहां पर क्या होता है? उपर्युक्त। देखो कैसे बना, शब्द है ऊपरी धन उक्त। उक्त का मतलब होता है कथन या कहना, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। तो कोई बात ऊपर कही गई है उसको बोलते हैं उपर्युक्त शब्द बोलते हैं। कैसे बना? र में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ई स्वर छुपा हुआ है। र कैसा बच जाएगा? अलंत वाला। तो प और उ तो ऐसे कैसे ही है, और बाद में क्या आ रहा है? उक्त है। क्या आ रहा है? उक्त आ रहा है विद्यार्थियों। तो देखिएगा आपके सामने, अगर ईस का क्या बनेगा? यह बनेगा। ओके, जोड़ते हैं। उ प र आधा है, यह में अगर उ जोड़ा तो यू हो गया, और क और त। तो विद्यार्थियों शब्द बन जाएगा उपर्युक्त शब्द। क्या बन जाएगा? उपर्युक्त शब्द बन जाएगा। तो यण संधि के नियमों के अनुसार उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ऊपरी धन उक्त होता है। फर्स्ट ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, मतिधन अनुसार मत्ते अनुसार शब्द बनता है। मतिधन उदय का मत्युदय शब्द बनता है, और राशि प्लस अंतर का जो शब्द बनता है वो राशियंतर शब्द बनता है। क्या बनता है विद्यार्थियों? राशियंतर शब्द बनता है। इसी प्रकार देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी अपने आप में। देखिए, त्रिधन अंबक। अंबक का मतलब होता है आंख, त्रि का मतलब होता है तीन, तो शब्द बनता है त्रियंबक शब्द बनता है। या इस त्रियंबक को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। त्रियंबक कैसे लिख सकते हैं आप? इस प्रकार से भी लिख सकते हैं त्रियंबक। त्रियंबक कहते हैं किसको? शिव को कहते हैं, क्योंकि शिव भगवान के ही है तीसरी आंख। तो ठीक है। इसी प्रकार त्रिधन अक्षर का बनता है त्रिअक्षर शब्द बनता है। क्या बनता है? त्रिअक्षर। आप इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं त्रिअक्षर शब्द। त्रिअक्षर जैसे ओम, ये जो होता है प्लुत स्वर जो होते हैं उसी को त्रिअक्षर कहते हैं। जैसे ओम किसका उदाहरण है? प्लुत का उदाहरण है। मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि मात्रा के आधार पर तीन प्रकार के स्वर होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। एक मात्रिक को लघु स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक को दीर्घ स्वर कहते हैं, और जो त्रिमात्रिक होता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। और ये जो चिन्ह आया ना यहाँ पर, ये जो चिन्ह है ये प्लुत चिन्ह ही है। कैसा चिन्ह है ये? प्लुत चिन्ह है। प्रतिधन अंचा का जो शब्द बनेगा वो प्रत्यंचा शब्द बनेगा, और प्रतिधन अक्षर का जो बनेगा वो प्रत्यक्षर बनेगा। विद्यार्थियों जितने भी उदाहरण में लिखा रहा हूं आपको, वो ये सारे उदाहरण वो लिखे गए हैं जो ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे यह हो जाता है, वो भी हलंत वाला, वो वाले उदाहरण। गतिधन अवरोध का बनता है, गत्यवरोध शब्द बनता है, क्योंकि यण के भी तीन नियम है। ई के बाद कोई असमान स्वर आता तो यह, उ के बाद में कोई असमान स्वर आता तो वह, और री के बाद में कोई असमान स्वर आता तो र। तो पहले नियम के अनुसार हो रहे हैं जितने भी हो रहे हैं। यदि धन अपि का क्या बनेगा? यद्यपि। विद्यार्थियों में इसको समझा देता हूं थोड़ा। यदि धन अपि, देखिए द में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? इसमें छुपा हुआ ई। तो द कैसा बच जाएगा आपके सामने? द बच जाएगा विद्यार्थियों अलंत वाला। कैसा बच जाएगा? अलंत वाला। ये तो वैसा का वैसा ही है, इसमें तो किसी प्रकार कोई चेंज करना ही नहीं है। और अ और पी। ओके, तो विद्यार्थियों ई का क्या बन जाएगा? ये। तो आपके सामने बचा ये आधा द, और ये में अगर अ जोड़ा तो ये पूरा हो जाएगा, और पी। आप इस प्रकार से भी यद्यपि लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं यद्यपि। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों से ठीक है। जिससे हम विद्यालय लिखते हैं, क्या लिखते हैं? विद्यालय जब शब्द लिखते हैं तो विद्यालय ऐसे भी लिखते हैं हम, और या लिख सकते हैं विद्यालय को वी आधा द या और ल ये। इस प्रकार से भी विद्यालय लिखा जा सकता है। इसी प्रकार यद्यपि ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ध है इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है अलंत वाला द और यह पूरा है। इसमें क्या है? अलंत वाला द और यह पूरा है, इसलिए इसको आप इस रीति से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अभिधन अर्थी का क्या बनेगा? अभ्यर्थी बनेगा, और गतिधन अर्थक का जो बनेगा वो बनेगा गत्यर्थक बनेगा, और गति प्लस अनुसार का क्या बनेगा? गत्यानुसार बनेगा, और रीति प्लस अनुसार का क्या बनेगा? रीत्यानुसार बनेगा। इसी प्रकार अधिधन अयन का क्या बनेगा विद्यार्थियों? अध्ययन बनेगा, और अधिधन आपन का अध्यापन बनेगा। देवी धन आशा शब्द क्या बनेगा? देव्यासा। इसी प्रकार सखी धन आदेश का क्या बनेगा? सख्यादेश शब्द बनेगा, और सखी धन उत्तर का क्या बनेगा? सख्युत्तर शब्द बनेगा, और स्त्री धन आदेश स्त्रियादेश बनेगा। इसको भी आप इंपोर्टेंट कर लेना।
प्रतिधन एकता का प्रत्येकता शब्द बनेगा और देवीधन एकता का देव्यकता शब्द बनेगा। अग्निधन अस्त्र, विद्यार्थियों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं करवा देता हूं। देखिए विद्यार्थियों, जब भी आप ऐसा अग्नि लिखते हैं तो ये छोटा ई की मात्रा को न तक लेके जानी। हालांकि कंप्यूटर से जब हमने टाइप किया तो हमसे ये यहां तक गई नहीं, ये मात्रा यहां तक जानी चाहिए, ठीक है। और अग्निधन अस्त्र या अग्निधन अस्त्र, देखिएगा न में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, तो आप न में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, ई स्वर छुपा हुआ है। तो देखिए किस प्रकार से लिखा जाएगा इसको, अ आधा ग आधा न और ई तो निकल ही गया है इसमें से, और बाद में आ रहा है अस्त्र। क्या आ रहा है? अस्त्र आ रहा है। तो विद्यार्थी ध्यान देना, ई में ई की जगह पर क्या चेंज हो जाएगा, ये वो भी कैसा, अलंत वाला। तो देखिए आधा ग तो वैसा का वैसा ही है, आधा न वैसा का वैसा ही है, और ये में अगर हमने अ जोड़ दिया तो ये कैसा हो जाएगा पूरा, पीछे क्या बता रहा है, शस्त्र। तो विद्यार्थियों आधा ग को हम इस टाइप से लिख सकते हैं और आधा न को ऐसे लिख सकते हैं, और इस प्रकार से शब्द बन जाता है अग्नेस्त्र शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? अग्नेस्त्र शब्द बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिधन आवर्तन का प्रत्यावर्तन शब्द हो जाता है, पृथ्वीधन आधार का प्रत्युहाधार शब्द हो जाता है, प्राप्तिधन आशा प्राप्त्याशा शब्द बन जाएगा, और अतिधन अधिक का अत्यधिक बन जाएगा, और अग्निधन आशे का अग्नाशय शब्द बन जाएगा। इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना। प्रतिधन अर्पण का प्रत्यर्पण शब्द बनता है, और इतिधन आदि, इतिधन आदि इसको भी क्या बोलते हैं, इत्यादि शब्द बनता है। और प्रतिधन उपलब्ध का क्या बनेगा, प्रत्युपलब्ध शब्द बनेगा। विद्यार्थियों मैंने इतने सारे उदाहरण आपको इसलिए दिए हैं कि कम से कम आपकी शब्द शुद्धि है वो तो ठीक हो जाए। ठीक है, आपको हो सकता है थोड़ी देर आप परेशान हो जाएंगे कि सर इतने सारे उदाहरण लिखा रहे हैं, लेकिन मैं जो भी लिखा रहा हूं वो आपके हित में ही लिखा रहा हूं। आप ये ना सोचें कि थोड़े बहुत 2-4 उदाहरण किए हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों सिलेक्शन लेना अच्छी बात है, लेकिन कुछ नॉलेज भी तो होनी चाहिए, कुछ पता भी तो होना चाहिए। सिर्फ शब्दों को रटने से कोई मतलब नहीं। नियम आपको बता दिए हमने, नियमों के बाद में इन अधिक से अधिक उदाहरणों की आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे देखो विद्यार्थियों, नदीधन अर्पण का जो बनता है नद्यार्पण शब्द बनता है, और नदीधन आवेग का जो शब्द बनता है वो नद्यावेग बनता है। नदीधन अंश का बनता है नद्यांश। इस नद्यांश को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं विद्यार्थियों, न आधा द य और श। इस नद्यांश को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और एक आपने इस प्रकार से जो लिखा हुआ है ये दोनों ही सही है, दोनों रूप ही राइट है। नदीधन आमुख का जो बनता है वो नद्यामुख बनता है, और देवी प्लस अंग का जो बनता है वो देव्यंग शब्द बनता है। देवी प्लस अर्पण या देवी धन अर्पण का क्या बनेगा, देव्यर्पण बनेगा। देवी को जो अर्पण किया जाता है उसको बोलते हैं देव्यर्पण। विधन अंजन, विद्यार्थियों व्यंजन संधि का नाम आपने सुना है, और व्यंजन संधि अगर पूछा जाए, व्यंजन संधि में जो व्यंजन का संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, वी धन अंजन। और कौन सी संधि के अनुसार, यण संधि के नियमों के अनुसार। और यण संधि के भी कौन से नियम के अनुसार, यदि ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई का ये हो जाता है। अतिधन अंत का क्या होगा, अत्यंत। अतिधन आचार का क्या शब्द बनेगा, अत्याचार शब्द बनेगा। अतिधन अधिक का अत्यधिक शब्द बनेगा। अतिधन उक्ति अत्युक्ति शब्द बनेगा। नारी धन उचित, नारी उचित शब्द बनेगा विद्यार्थियों। स्त्री धन अंग का स्त्रीअंग, और नदी धन अंबु। विद्यार्थियों इसको देख लीजिए आप, नदी प्लस अंबु क्या है, अंबु। नदी आप जानते हैं, और अंबु का मतलब होता है पानी। जो नदी का जो पानी होता है उसको नदी अंबु शब्द बोलते हैं। तो नदी, द में कौन सा स्वर छुपा हुआ विद्यार्थियों, ई छुपा हुआ बड़ा वाला, दीर्घ ई, और यहाँ पर न बच जाएगा, यहाँ पर अंबु। तो देखिए विद्यार्थियों ई का क्या बनेगा, ये बनेगा शब्द होगा न आधा द, ये में अगर अ जोड़ दिया तो ये पूरा हो जाएगा नदियम्बु। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, और या फिर आप लिख सकते हैं इस टाइप से, दोनों टाइप ठीक है। नदी धन ऊर्मी, नदी धन ऊर्मी का क्या बनता है, नद्यूर्मी शब्द बनता है। तो विद्यार्थियों जो नद्यूर्मी शब्द है, नद्यूर्मी ऊर्मी का मतलब होता है लहर, और नदी तो जानते हैं, नदी में जो लहरें आती है उसको क्या बोलते हैं, नद्यूर्मी बोलते हैं। तो विद्यार्थियों अब तक जो हमने पढ़ा वो यण स्वर संधि का एक ही नियम अभी तक हमसे हुआ है। जो दूसरा नियम है वो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू मित्रों। ओके।